Okay, students, in this video I will discuss with you the chapter accounting equations. So you should know the meaning of accounting equation before starting this chapter. What is accounting equation? It is a mathematical expression which shows that assets and liabilities of the firm are equal. Okay, you all know कि बिजनेस में एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं, दोनों हमेशा क्या होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वल हो जाते हैं. अब liabilities, there are two types: internal liability and external liability. Internal liability is towards owner, that is termed as capital, and external liability, you all know, that is called liability. So assets is equals to liability plus capital. This is the accounting equation. This is based on the dual aspect concept, you can say on double entry system. This is based on the double entry system, which says that every transaction has two aspects, debit and credit. So for every debit there is an equal amount of credit and vice versa. Okay, so accounting equation always holds true with every change that occurs due to transactions enter into. अब आप बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करते हो, हर ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट है वो इस इक्वेशन के ऊपर पड़ता है, और हर ट्रांजेक्शन के बाद जो है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल जो है ये आपस में इक्वल हो जाते हैं. It is because of the reason that it is based on the dual aspect concept of accounting. कि हम कहते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम है, या ड्यूल एस्पेक्ट क्या कहते हैं, फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, और फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट. सो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चे? एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे उसका इफेक्ट जो है इसके ऊपर पड़ेगा, इस इक्वेशन के ऊपर, और उस ट्रांजेक्शन के बाद ये इक्वेशन जो है वो हमेशा इक्वल रहेगी. तो इसको मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा वन बाय वन ट्रांजेक्शन्स बताती हूँ. सपोज करो आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल, और कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. पर दिस इज इजी फॉर यू टू यूज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? टीना स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 एज कैपिटल. ठीक है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल कितनी लगाई? 75,000. मैंने बोला था बिजनेस में आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे उसका इफेक्ट जो है इस इक्वेशन के ऊपर पड़ेगा. तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस बिजनेस में क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है. ठीक है, पहले आप ये सोचो कि बिजनेस में टीना ने पैसे लगाए 75,000, तो बिजनेस में कैश आया होगा. कैश इज एन एसेट. ओके, एसेट साइड है कैश, तो 75,000 कैश आ गया इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं है इस ट्रांजेक्शन में. कैपिटल कितनी आ गई? 75,000. तो हर ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और हर ट्रांजेक्शन के बाद ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगी. तो इक्वल है. ओके, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. टीना परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000. टीना ने 5,000 का फर्नीचर खरीदा कैश के बदले में. अब आप ये सोचो, फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है. ठीक है, अब आप एसेट साइड एक बारी कैश जो है वो माइनस में शो करोगे क्योंकि कैश गया, पर आपके बिजनेस में क्या आया बच्चे? फर्नीचर आया. तो फर्नीचर आपके बिजनेस में ऐड हो गया, तो एसेट साइड ये आ गया. लाइबिलिटी इस ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं है, कैपिटल इसमें कुछ नहीं है, तो आपका एक ही साइड इफेक्ट पड़ा पर वो निल हो गया. तो इक्वेशन फिर अगेन इक्वल हो गई, है ना. तो थर्ड केस आप लो. टीना परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000. अब टीना ने 20,000 की गुड्स खरीदी कैश के बदले में. अब आपको पता है कैश क्या है? एसेट है. गुड्स बच्चे इज ऑल्सो योर एसेट बिकॉज ये स्टॉक होता है आपके बिजनेस का. तो गुड्स इज अ एसेट. ओके, सो गुड्स आर दोज आइटम्स इन विच अ ट्रेडर डील्स इन. ओके, जिसको आप परचेज बोलते हो. परचेज इन एन यू हैव स्टडीड अकॉर्डिंग टू द modern approach or traditional approach that goods or purchased goods is treated as an expense. Okay, but at the end of whatever the stock is left, it is treated as an asset. So goods are treated as an asset at the end of the year because जो stock बच जाता है वो आपका asset होता है. तो asset है ये. ठीक है,
तो गुड्स आपने बिजनेस में लेकर आए, तो स्टॉक आपके बिजनेस में 20,000 का इंक्रीज हो गया, ठीक है, और कैश आपके बिजनेस में से 20,000 का निकल गया। लाइबिलिटीज का कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल का कोई इफेक्ट नहीं। अगेन ये ट्रांजेक्शन क्या हो गई, इस ट्रांजेक्शन ने इस इक्वेशन को इक्वल कर दिया। लेट टेक्स एन अनदर एग्जांपल। टीना परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब टीना ने 16,000 की गुड्स क्रेडिट के ऊपर खरीदी, ठीक है। अब गुड्स आपको मैंने बता दिया क्या है, एक स्टॉक है, स्टॉक इज टर्म्ड एज एन एसेट। 20,000 की गुड्स आके पर आपने उधारे पे खरीदी है, कैश तो आपके बिजनेस में से गया ही नहीं, ठीक है, बट उधारे पे खरीदी है, तो आपको कभी ना कभी उस सप्लायर का पैसा देना पड़ेगा। जिसको आपने पैसा देना है उस व्यक्ति को आप क्या बोलोगे, क्रेडिटर। द पर्सन टू होम द बिजनेस हैज टू पे एनी अमाउंट इज नोन एज क्रेडिटर, ठीक है। वो बिजनेस का क्या बन जाता है, क्रेडिटर, कि जिसको आपने कोई भी पैसा देनदारी देनी है, दैट पर्सन इज नोन एज क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स आर द लाइबिलिटीज फॉर द बिजनेस, ओके। जब आपने किसी को कुछ पैसा देना है, देनदारी होगी, देनदारी क्या होती है, लाइबिलिटी। तो आपकी यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ गई 16,000 से, यहाँ पे बच्चे 16,000 आएगा, सॉरी, ठीक है। कैपिटल आपकी नील है, तो हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर पड़ा, ओके। और हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो 16,000 इज इक्वल्स टू 16,000। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। पेड ₹1,000 एज रेंट। अब आपने रेंट के तौर पे 1,000 रुपया पे किया। तो अब इस ट्रांजैक्शन में सोचो, अब 1,000 रुपया आप पे कर रहे हो, तो कैश में पे कर रहे हो, कैश आपका बिजनेस में कम हो गया, ओके। बट अब ये आपका क्या है, एक्सपेंस है, आपका ये एक्सपेंस है, लाइबिलिटी में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। अब कैपिटल में आपके जो एक्सपेंसेस हैं बच्चे वो माइनस होते हैं और इनकम क्या होती है, ऐड होती है। तो दिस इज एन एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है वो कैपिटल में क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस यहाँ से, माइनस यहाँ से, तो भी ट्रांजैक्शन आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है बच्चे वो पड़ता ही पड़ता है, ओके। हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है वो पड़ेगा ही। तो उसके हर ट्रांजैक्शन के बाद वो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, इक्वल, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो नाउ वी विल डू वन सम रिलेटेड टू इट, एंड इफ यू try to understand one sum thoroughly then the whole chapter will be easy for you, because ये अगर बेस आपको यहाँ एक क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया तो सारा चैप्टर सेम ही है। सो आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन, यू कैन राइट इट डाउन, आई विल स्पीक ट्वाइस। Show the accounting equation on the basis of following transactions and prepare a balance sheet on the basis of last new equation. आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है इन ट्रांजेक्शन्स की और एंड में क्या बनानी है, बैलेंस शीट। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है बच्चे, यू कैन राइट इट डाउन, आई विल राइट फॉर यू। द क्वेश्चन इज, आफ्टर दैट आई विल इरेज द क्वेश्चन। मुकेश started business with कैश, ठीक है। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है बच्चे, अमाउंट इज 80,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज, यहाँ पे 1 नंबर है, फिर 2 नंबर पे ट्रांजेक्शन दी है, परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, द अमाउंट इज 20,000। Then purchased furniture for cash 6,000. Fifth entry is paid rent. The amount is 2,000. Sixth transaction is received commission. Amount is 3,000.
Then 7 transaction is withdrew for private, that is personal use. The amount is 3000, यहाँ पे सॉरी कमीशन की अमाउंट है 500 एंड withdrew for private use is 3000. 8 transaction is sold goods on credit. कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है बच्चे, इसकी जो गुड्स आपने बेची उसकी कॉस्ट प्राइस है 30,000, बट उसका सेलिंग प्राइस कितने में बेची आपने 40,000 में. एंड द लास्ट इज पेड टू क्रेडिटर्स, की जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं उनको आपने कितनी अमाउंट पे कर दी 15,000. सो एक बारी आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स टू राइट इट डाउन. So now we will do its solution. So बच्चे let's start. अब आपके पास क्वेश्चन है, अब हम आंसर करेंगे. सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे सीरियल नंबर, नेक्स्ट यू विल राइट ट्रांजैक्शन. ओके, आप ट्रांजैक्शन का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है. देन एसेट्स के कॉलम को थोड़ा बड़ा रखना. उसके बाद आप लिखोगे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन शो करनी पड़ेगी. सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और बिगनिंग ऑफ द बॉक्स के ऊपर आप लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि इस बॉक्स के ऊपर क्या लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन. ओके, सो जैसे आपको ट्रांजेक्शन्स क्वेश्चन में जो सीरियल नंबर ABC गिवन है तो ABC लिखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड गिवन है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या गिवन थी बच्चे, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आप यहाँ पे पूरी ट्रांजेक्शन लिखोगे. यहाँ अगर ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा लंबी है तो फर्स्ट 2 वर्ड्स एंड लास्ट 2 वर्ड्स. ओके, अब बच्चे यहाँ पर जो एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है, ये थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा. मैं इसको थोड़ा सा इरेज करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए. ये आपको थोड़ा सा ब्रॉड रखना पड़ेगा. ओके, अब आप यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखोगे, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000. अब जो जो ट्रांजेक्शन आएगी उसका एसेट्स का कॉलम आप ऊपर ओपन करते जाओगे. मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद ₹80,000. अब इस ट्रांजेक्शन में एसेट्स भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है, कैपिटल यू हैव टू आइडेंटिफाई. आपको पता है कैश क्या है, आपके पास एसेट है, आपने कैश का ऊपर कॉलम खोल लिया. कैश बिजनेस में कितना आया, 80,000 आया. इज इक्वल्स टू है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू लायबिलिटी इस ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं है, ठीक है, रहने दो. कैपिटल कितनी आ गई 80,000, ठीक है जी. तो ये आपका एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आ गया. ओके, नाउ यू विल राइट सेकेंड ट्रांजेक्शन. सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है बच्चे, परचेज गुड्स फॉर कैश. कितने कैश की आपने गुड्स खरीदी, 28,000 की. अब आपको पता है गुड्स क्या है, स्टॉक है. ओके, तो इस ट्रांजेक्शन के सामने इसका इफेक्ट लिखना है. तो कैश का कॉलम तो एक अलग ही हो गया. अब यहाँ पे दूसरा क्या आ गया जिसको आप बोलोगे स्टॉक का कॉलम, और स्टॉक या यू कैन से गुड्स. तो गुड्स इसी के कॉलम के नीचे ही आपको 28,000 लिखना है. गुड्स आपने खरीदी 28,000 की, ठीक है, प्लस हो जाएगा. पर कैश आपके बिजनेस में से 28,000 का चला गया तो माइनस लिखोगे. इज इक्वल्स टू इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट और कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखोगे. फिर आप एक लाइन बना के यहाँ पर लिखोगे न्यू इक्वेशन. क्या लिखोगे,
इस ट्रांजैक्शन के बाद मेरे बिजनेस की इक्वेशन क्या बनेगी, 80,000 में से इस ट्रांजैक्शन के लिए आपने 28,000 कैश निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो कितना कैश बिजनेस आपके रह गया, 52,000, और स्टॉक आपके बिजनेस में 28,000 आ गया। लाइबिलिटी तो आपकी ज़ीरो थी और कैपिटल कितनी है, 80,000। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आनी चाहिए, 52,000 प्लस 28,000 इज इक्वल्स टू 80,000। हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे पड़ेगा और उस ट्रांजैक्शन के बाद आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल ही होनी चाहिए। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। जब आपने ट्रांजैक्शन लिखनी है बच्चे, ट्रांजैक्शन के सामने उसी का इफेक्ट होना चाहिए। न्यू इक्वेशन में आप टोटलिंग करोगे। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड आपकी क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट के ऊपर आपने खरीदी है गुड्स कितने की, 20,000। अब आपको पता है स्टॉक आपके बिजनेस में आ गया, इसके सामने इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डालना है, बस 20,000 स्टॉक आ गया। ओके, अब आपको पता है कैश में तो गुड्स खरीदी नहीं है, क्रेडिट पे खरीदी है, मतलब उधारे पे खरीदी है, तो आपके बिजनेस में क्रेडिटर्स बढ़ गए। अब यहाँ पे आप ऊपर जो है एक अकाउंट किसका ओपन कर दोगे, क्रेडिटर्स का। ठीक है, यहाँ पे आपने कैपिटल का तो किया ही हुआ था। क्रेडिटर्स कितने बिजनेस में आ गए, 20,000 आ गए। अब इस ट्रांजेक्शन का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, ज़ीरो लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप न्यू इक्वेशन बनाओगे, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, बट अगर आप एक बार ही कोशिश करोगे तो आ भी जाएगा। न्यू इक्वेशन मीन्स टोटलिंग करनी है हर ट्रांजेक्शन के बाद, पर जब आपने ट्रांजेक्शन डालनी है तो उसके सामने उसी का इफेक्ट डालना है। जैसे आपने गुड्स खरीदे तो स्टॉक 20,000 का आएगा, क्रेडिट पे खरीदे तो क्रेडिटर्स आगे 20,000 के, बाकी कुछ नहीं करना। फिर जब आप न्यू इक्वेशन करोगे फिर टोटलिंग करोगे तो 52,000 कैश ऐसे ही पड़ा आपके बिजनेस में, स्टॉक 48,000 हो गए, क्रेडिटर्स 20,000 यानी कि लाइबिलिटी 20,000 से बढ़ गई, और कैपिटल कितनी है, 80,000। तो इसका टोटलिंग करोगे बच्चे तो ये आपके पास 1 लाख के इक्वल आ जाएगी। फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ आपका क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर डैश डैश डैश, कितने का फर्नीचर खरीदा आपने, कैश में 6,000 का। अब फर्नीचर आपका क्या है, एसेट, तो एसेट साइड एक और कॉलम आप ओपन कर दोगे। तभी मैं कह रही थी जो आपका एसेट वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा पहले ही खुला खुला बनाना, ताकि वहाँ पे आप कॉलम ऐड ऑन करते रहो। फर्नीचर के कॉलम में आपका इधर नहीं डालोगे, स्टॉक के कॉलम में नहीं डालना, फर्नीचर के कॉलम में आप 6,000 फर्नीचर आया इस ट्रांजेक्शन से, तो 6,000 आ गया। कैश में फर्नीचर खरीदा तो कैश आपके बिजनेस में से 6,000 चला गया, तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट डाल दिया। फिर अब आप इसकी क्या करोगे, टोटल न्यू इक्वेशन दोबारा से लिखोगे। 52,000 में से 6,000 चले गए, कितना रह गया, 46,000। स्टॉक आपके पास 48,000 आ गया। इस ट्रांजेक्शन के बाद 6,000 का फर्नीचर भी आ गया। क्रेडिटर्स आपके 20,000 ही थे, 80,000 आपकी वो थी। तो आप ट्रांजेक्शन का टोटल भी करके देख सकते हो तो आपका सेम ही आएगा। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट आपकी थी पेड रेंट। अब आपने खर्चा किया है 2,000 का, अब आपको पता है अब आपने रेंट पे किया है तो कैश में पे किया होगा, कैश जो है 2,000 माइनस कर दिया। अब मैंने बताया था जो भी खर्चे हैं वो कैपिटल में से क्या होते हैं, माइनस, तो माइनस कर दिया। अब न्यू इक्वेशन जब आप करोगे तो आपने सारी टोटलिंग शो करनी है। 46 में से 2 गए, कितना रह गया, 44,000। स्टॉक हमारा ऐसे ही पड़ा रहा बच्चे, फर्नीचर भी ऐसे ही पड़ा रहा, क्रेडिटर्स भी एज इट इज़ पड़ा है। कैपिटल में इस ट्रांजैक्शन से चेंज आएगा क्योंकि 2,000 का खर्चा हो गया तो कैपिटल कितनी रहेगी, 78,000। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव्ड कमीशन। कितने की कमीशन रिसीव करी है, 500 की कमीशन रिसीव करोगे तो कैश में करोगे तो कैश आपके पास 500 से बढ़ गया, और इसका इफेक्ट क्या आएगा, कैपिटल में। मैंने आपको बोला था एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस होते हैं, इनकम क्या होगी, ऐड। तो इस ट्रांजैक्शन का आपने इफेक्ट डाल दिया। फिर आप लिखोगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितनी आ गई, कैश आपके बिजनेस में 44,500 हो गया, कैपिटल स्टॉक 48,000 है, फर्नीचर 6,000 है, क्रेडिटर्स 20,000 है, और कैपिटल आपकी बढ़ के कितनी होगी, 78,500। तो आप टोटल चेक कर सकते हो, ये इक्वली होगा। 7th आपकी है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़।
ठीक है, आपने कैश जो है बिजनेस में से निकाला 3000 का, प्राइवेट कैश में निकाला तो कैश तो कम होगा ही होगा, तो कैश के कॉलम में से 3000 माइनस कर दिया। अब आपने बिजनेस में से पैसा निकालना है तो दैट इज टर्म्ड एज ड्राइंग्स, तो आपकी ड्राइंग्स जो है वो 3000 से कम हो जाएंगी। एक्सपेंसेस कैपिटल में ऐड होते हैं, इनकम कैपिटल में प्लस होती है, ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से माइनस होगी, क्योंकि आपने बिजनेस में से पैसा निकाला है तो 3000 आपकी कैपिटल जो है कम हो गई। अब आप न्यू इक्वेशन लिखोगे। अब कैश आपके पास बिजनेस में कितना रह गया, 41,500, स्टॉक 48,000, फर्नीचर 6,000 और क्रेडिटर्स 20,000 और कैपिटल आपकी माइनस करने के बाद 75,500। फिर एट ट्रांजेक्शन क्या कहती है बच्चे, सोल्ड गुड्स, इसको ध्यान से देखना, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कि क्रेडिट में आपने गुड्स बेची हैं पर उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 30,000, बेची कितने में है 40,000, क्रेडिट के ऊपर बेची है बच्चे, ना कि कैश में। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000, कॉस्ट प्राइस 30,000। आपने 30,000 की गुड्स को 40,000 में बेच दिया। अब गुड्स कितने की कम होंगी, 30,000 के 40,000, स्टॉक में से तो आपका 30,000 ही लेस होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ से आप लेस करोगे। क्यों, क्योंकि 30,000 की गुड्स आपने अपने बिजनेस में से निकाल दी पर बेची आपने कितने में 40,000 में, तो 10,000 का जो प्रॉफिट हो गया उससे कैपिटल बढ़ गई आपकी। ठीक है, अब आपने गुड्स जो बेची है वो क्रेडिट के ऊपर बेची है, क्रेडिट के ऊपर बेची है तो आपने जिस पर्सन को बेची है क्रेडिट उधारे में बेची है तो वो आपका डेटर बन गया। डेटर मीन्स the person from whom the firm has to receive the pending money। डेटर वो पर्सन होता है जिसने बिजनेस का पैसा देना होता है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो डेटर हो गया क्योंकि फर्म ने उससे पैसा लेना है, तो जिससे पैसा लेना है दैट इज डेटर, जिसको पैसा देना है दैट इज क्रेडिटर। तो डेटर एसेट होता है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो बिजनेस ने इसको गुड्स बेची तो इससे पैसा कभी ना कभी रिसीव करेगा, पर उसने आज नहीं दिया कल तो देख, जब मर्जी कल परसों दे देगा, तो वो क्या बन गया बिजनेस का डेटर। तो डेटर इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। अब आपने 30,000 की गुड्स बेच ली पर उसको कितने में बेची 40,000 में, तो यानी कि ऑन एन एवरेज फ्यूचर में आप उससे कितना लोगे 40,000, 10,000 का प्रॉफिट शो। तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट 3 जगह आएगा, गुड्स में से, स्टॉक में से आप उसकी कॉस्ट प्राइस लेस करोगे, उधारे में बेचा है तो डेटर्स बढ़ गए 40,000 से जो सेलिंग प्राइस है, और कैपिटल में प्रॉफिट। अब आप इस ट्रांजेक्शन के बाद जब न्यू इक्वेशन लिखोगे बच्चे तो इसमें ये आ जाएगा, इसके 48,000 में से 30,000 गए आपके पास, 18,000 ये बच गया, स्टॉक फर्नीचर 6,000 आ गया, डेटर्स 40,000 के आ गए, क्रेडिटर्स इस ट्रांजैक्शन के बाद कोई चेंज नहीं है उसमें 20,000 है, और कैपिटल आपकी आ गई 85,500। इसका टोटल करके देखोगे हमेशा इक्वल होगा। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या थी आपकी, आपने क्रेडिटर्स को पे किया है कितना 15,000, क्रेडिटर्स को पे किया 15,000 तो कैश में पे किया होगा, तो कैश बिजनेस में से कम हो गया, और क्रेडिटर्स को पे किया तो क्रेडिटर्स भी 15,000 से कम हो गए। तो अब इस ट्रांजैक्शन का आप इफेक्ट देखोगे, इसको आप न्यू इक्वेशन भी बोल सकते हो और फाइनल इक्वेशन भी बोल सकते हो। 41,500 में से 15,000 गए, कितना बच गया 26,500। स्टॉक आपके पास 18,000 का 18,000 रहा, फर्नीचर 6 का 6 रहा, डेटर्स 40 के 40,000 रहे, और 20,000 में से 15,000 गए, कितना बच गया 5,000, और कैपिटल आपके पास कितनी रहेगी 85,500। तो आप इसको खत्म कर दोगे। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन मीन्स द लास्ट इक्वेशन। ओके, तो बिजनेस में आपके पास कितना आ गया, कैश 26,500, स्टॉक 18,000, फर्नीचर 6,000, डेटर्स 40,000 और क्रेडिटर्स 5,000 और कैपिटल 85,500। तो दिस इज योर फाइनल और न्यू इक्वेशन। अब उसने आपको बैलेंस शीट भी बोला था बच्चे। ठीक है, तो पहले आप ये चीज़ सीख लो कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके सामने आपने उस ट्रांजैक्शन का ही इफेक्ट डालना है। जब आपने न्यू इक्वेशन लिखोगे तो टोटलिंग आप करोगे। ओके, तो हर ट्रांजैक्शन के बाद जो न्यू इक्वेशन आएगी वो इक्वल ही आएगी, यानी कि एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल ही होगा। तो आपने जो एसेट्स सबसे पहले सम स्टार्ट करोगे तो काउंटिंग इक्वेशन लिखोगे, फिर आप 3 कॉलम्स बनाओगे, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जो एसेट्स का पोर्शन है वो थोड़ा सा ब्रॉड रखना, खुली स्पेस रखना,
और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, क्योंकि एसेट्स जो हैं वो हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी विल मेक बैलेंस शीट. अब बच्चे जो बैलेंस शीट है वो लास्ट इक्वेशन अब आपने कर ही लिया होगा ये सम. तो लास्ट इक्वेशन जो है उसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाओगे, बैलेंस शीट. सो अकॉर्डिंग टू द लास्ट इक्वेशन आप लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ मुकेश, ठीक है, एज एट. बच्चे जो आपकी राइट हैंड साइड होती है वो एसेट्स की होती है और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो लाइबिलिटीज की होती है. ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. अब आप लिखोगे कैश. जो फाइनल इक्वेशन में आपके पास कैश कितना बचा था, 26,500 बचा था. एंड स्टॉक अमाउंट इज 18,000 एंड फर्नीचर इज देयर एंड द अमाउंट इज 6,000 एंड डेटर्स is there, the amount is 40,000. And on liability side there are creditors, the amount is 5,000 and capital, and the capital is 85,500. So you will do the total of both sides and the total of asset side comes 90,500 and the total of liability side also comes 90,500. It should be equal. So assets is equals to liability plus capital. ठीक है, तो आप कह सकते हो एसेट्स जो है हमारे वो लाइबिलिटी और कैपिटल को मिला के बराबर बन रहे हैं. तो एसेट साइड का टोटल 90,500 आया है, इसी का भी सेम आना चाहिए. अगर ये मैच नहीं कर रहा तो आपकी कोई ना कोई ट्रांजेक्शन गलत है. पर जब भी आप टोटल लिखोगे इट शुड बी एट सेम लेवल. ओके, so I hope it is clear to everyone now. So let's do one another sum for your more clarification. So write down the transactions. I will speak. Prepare the accounting equation on the basis of following. First transaction is started business with cash rupees 70,000. Okay. Second transaction is credit purchases of goods rupees 18,000. Third transaction is payment made to creditors in full settlement rupees 17,500. And the fourth one is purchase of machinery for cash rupees 20,000. ठीक है, सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 70,000. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 18,000. थर्ड इज पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट रुपीज 17,500. एंड द फोर्थ वन इज परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश रुपीज 20,000. सो स्टार्ट डूइंग बच्चे. इट विल टेक सम टाइम टू लर्न द परफॉर्मा. सो आई होप यू हैव ऑल written down this sum. So let's start doing its solution. So first of all you have to write down accounting equation. It's your wish, you can write it down or not. First column is of serial number, the second one is of transaction, the third one is of equation. You will write assets, give it full space, then write liability plus you have to write it down full liabilities capital. यहाँ पे आप एक लाइन लगा सकते हो.
तो दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद आप ऐसे कर सकते हो। ओके, सो नाउ स्टार्ट विथ फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या थी आपके बच्चे? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, आप पूरी लिखोगे यहाँ पे। अब आपके पास एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, तो एसेट साइड आपका कैश का कॉलम खुल गया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 70,000, 70,000 से आपने बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस में कैश आ गया 70,000 का, इज इक्वल्स टू और क्या आ गई? कैपिटल। तो यहाँ पे आपने 70,000 लिख दिया। इसका टोटल करोगे तो यही आएगा, तो न्यू इक्वेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है? आपने क्रेडिट परचेजेस करी बच्चे, credit purchases of you have to write it full, or if the transaction is lengthy then you can write starting 2 words dash dash last 2 words। ठीक है, तो 18,000 की आपने क्रेडिट परचेज करी है। क्रेडिट परचेज करी है तो बिजनेस में एक तो आपके पास स्टॉक इंक्रीज हो गया, इस ट्रांजेक्शन के सामने इसी का इफेक्ट डालोगे। अब गुड्स उधारे में खरीदी हैं तो आपके क्या बढ़ जाते हैं? क्रेडिटर्स, बिकॉज आपने उनको पैसा देना है, ठीक है, लेटर ऑन देना है, तो आपके क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स। देनदारी हो जाएगी तो आपकी लायबिलिटी पे क्या ओपन हो जाएगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के ओपन हो जाएंगे बच्चे? 18,000 के। फिर इस ट्रांजेक्शन के बाद आप न्यू इक्वेशन करोगे। जब न्यू इक्वेशन करोगे तो टोटलिंग में आप सारा लिखोगे कि कैश 70,000 था, स्टॉक आपके पास 18,000 आ गया इस ट्रांजेक्शन के बाद। इस ट्रांजेक्शन के बाद आपके क्रेडिटर्स 18,000 से बढ़ गए और कैपिटल आपके बिजनेस में ऑलरेडी कितनी थी? 70,000। तो इसका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 88,000। द थर्ड ट्रांजेक्शन आप लिखोगे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ 17,500। आपने 17,500 से क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी फुल सेटलमेंट। मतलब अब आप देखो कि आपने गुड्स जो खरीदी थी क्रेडिटर से वो कितने की खरीदी थी? 18,000 से, पर आप उनको पेमेंट कितने में कर रहे हो? 17,500 में। फुल सेटलमेंट वर्ड कि उनमें कुछ ना कुछ आपने उनसे डिस्काउंट लिया। अब आप कहीं बार शॉप ऊपर से कुछ भी रजिस्टर वगैरह खरीदते हो, ठीक है, तो आपको कुछ डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। तो वही बात है कि आपने किसी से 18,000 का सामान खरीदा, बदले में आप उसको 17,500 दे रहे हो, तो 500 रुपया जो आपका वो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो आपने उसको 17,500 दिए, बिजनेस में से कैश 17,500 से कम हो गया। अब देने की तरह जो उस क्रेडिटर और 18,000, अब आपकी उसके प्रति जो देनदारी है वो खत्म होगी, क्योंकि आपने 18,000 वाले क्रेडिटर्स को 17,500 दे रही है, पर क्रेडिटर्स तो आपने अपनी बुक्स में 18,000 शो किए हुए थे। अब उनको आपने पेमेंट चाहे 17,500 कर दिया। अब आप अपने बुक्स में से तो उसको डिडक्ट करोगे 18,000 से ही कि अब मेरी ये देनदारी खत्म होगी, और जो आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो आपको कैपिटल में शो कर दोगे, क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज वहाँ पे कर दो। अब आप इस ट्रांजेक्शन के बाद इस दोबारा से न्यू इक्वेशन करोगे बच्चे, तो न्यू इक्वेशन आपके पास आ गई यहाँ पे 52,500, स्टॉक आपके पास आ गया 18,000, क्रेडिटर्स आपके पास नील आ गए, यू कैन राइट इट 0, और ये आ गया 70,500। तो ये ट्रांजेक्शन आपकी ये आ गई। फोर्थ नंबर पे क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। कैश में आपने मशीनरी खरीदी। अब मशीनरी क्या है? आपका एसेट आ गया, तो एसेट एक अकाउंट ओपन कर लोगे। कितने की मशीनरी खरीदी बच्चे? 20,000 की, तो 20,000 मशीनरी के कॉलम में लिख दिया। कैश में खरीदी तो कैश के कॉलम में 20,000 माइनस कर दोगे और कहीं इफेक्ट नहीं आया। फिर आप न्यू इक्वेशन बनाओगे। 52,500 में से 20,000 चले गए तो कितना रह गया? 32,500। स्टॉक आपके पास वही 18,000 रहा, मशीनरी 20,000 रही, क्रेडिटर्स आपके पास 0 थे और कैपिटल 70,500। तो इसका टोटल करोगे एंड में तो ये इक्वल है। ओके जी, so I hope it is clear to all of you. सो मैं एक बार ब्रीफ में बच्चे आपको बता देती हूँ जो थोड़ी सी टिपिकल ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। लाइक देयर इज
आपको पहले ये पता होना चाहिए, जब आप परचेज करते हो गुड्स फॉर कैश, तो कैश में गुड्स खरीदी, कैश के कॉलम में से माइनस होगा, स्टॉक के कॉलम में क्या होगा प्लस, ठीक है। कैश के कॉलम में क्या होगा माइनस, स्टॉक के कॉलम में क्या होगा प्लस, ओके। अगर आपने गुड्स परचेज करी हैं ऑन क्रेडिट, तो स्टॉक के कॉलम में क्या होगा प्लस ही होगा। क्रेडिट पे खरीदी है तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स कहाँ आते हैं बच्चे, लाइबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो लाइबिलिटी में क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब आपने गुड्स कैश में खरीदी हैं तो स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आप खरीद रहे हो। जब आप गुड्स खरीद रहे हो तो आपके पास ऑप्शन होती है, या तो आप कैश में खरीद लो या उधारे में खरीद लो, ठीक है। अगर आप कैश में खरीद रहे हो तो आपके कैश उसी टाइम माइनस हो जाएगा, गुड्स तो बिजनेस में आएंगी, स्टॉक प्लस हो जाएगा, कैश क्या होगा माइनस। दूसरी ऑप्शन, अगर आपने कैश उस टाइम नहीं पे करना तो उधारे में खरीदी है, उधारे में खरीदने का मतलब आप लेटर ऑन उसको पैसा दोगे तो आपके बिजनेस का क्या बन जाता है, वो पर्सन क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर है तो आपके बिजनेस में क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, और स्टॉक भी बढ़ जाएगा, और जब आप उसको पेमेंट कर दोगे तो ये लेस होगा, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा। अब सिमिलरली अगर आपने सोल्ड करी है गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स बिजनेस में से जा रही हैं तो माइनस होगा, कैश बिजनेस में आ रहा है तो प्लस होगा। अगर आपने सोल्ड करी है गुड्स ऑन क्रेडिट तो स्टॉक तो माइनस होगा ही होगा, पर अगर आपने उधारे में बेची हैं तो जब आप बेचोगे तो बच्चे डेटर्स आते हैं। डेटर्स जो है वो एसेट साइड आते हैं, क्योंकि वो पर्सन को आपने लेटर ऑन पैसा देना है, सॉरी उस आपने बेची है तो लेटर ऑन उस पर्सन से आपने पैसा लेना है, दैट इज योर एसेट। तो एसेट साइड डेटर्स में क्या कर दोगे प्लस। तो वही सिमिलरली जब आप गुड्स बेचते हो अपने कस्टमर्स को तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप कैश में बेच दो या क्रेडिट पे। तो अगर आप कस्टमर को गुड्स बेच रहे हो और वो इमीडिएटली आपको कैश पे कर रहा है तो कैश प्लस हो जाएगा, गुड्स तो माइनस होंगी, ठीक है। और अगर आप उधारे में बेच रहे हो अपने कस्टमर्स को तो लेटर ऑन वो आपको पे करेंगे, ठीक है। तो वो पर्सन जो आपको पेमेंट देगा बाद में तो वो डेटर होता है। तो डेटर्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप गुड्स बेच रहे हो क्रेडिट के ऊपर तो डेटर्स आएंगे, वो एसेट साइड आते हैं। जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे तो क्रेडिटर्स आते हैं लाइबिलिटी साइड, ओके। सो अगर सिमिलरली ऐसे है, मशीनरी आपने खरीदी है कैश के ऊपर या क्रेडिट के ऊपर, तो सेम मशीनरी तो आपके बिजनेस में आएगी एसेट साइड। कैश में खरीदी है तो कैश माइनस हो जाएगा, पर उधारे में खरीदी है तो भी क्रेडिटर्स ही ओपन होंगे। तो चाहे कोई एसेट खरीदो चाहे आप गुड्स खरीदो, क्रेडिट पे कर रहे हो तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड आएंगे। अगर आप मशीनरी बेच रहे हो चाहे गुड्स बेच रहे हो क्रेडिट पे बेच रहे हो तो डेटर्स आएंगे, ठीक है। अब आप एक छोटा सा ये सम करो, अगर ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब आप मैं सिर्फ ब्रीफ में बता रही हूँ, आप इसको पूरा सॉल्व करोगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको पता है कैश में प्लस होगा, और एसेट साइड कैश का कॉलम ओपन करोगे वहाँ प्लस करोगे, और कैपिटल में भी क्या कर दोगे प्लस। सेकंड ट्रांजैक्शन है, अगर परचेज कर रहे हो गुड्स फॉर कैश ₹20,000 की गुड्स आपने कैश में खरीदी, तो इसका इफेक्ट कैसे डालोगे आप, स्टॉक में एसेट साइड प्लस करोगे, ठीक है, और कैश में क्या करोगे माइनस। और अगर आपने क्रेडिट के ऊपर खरीदी है 30,000 की गुड्स तो स्टॉक में 30,000 प्लस कर दोगे, और डेटर्स जो है एसेट साइड ही प्लस कर दोगे, यहाँ पे एसेट साइड आएगा, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन है, अगर आपने सोल्ड करी है गुड्स फॉर कैश, इसको ध्यान से देखना, कॉस्टिंग ₹10,000, ठीक है, एट प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर आपने गुड्स जो है कैश में बेची हैं 10,000 की, पर प्रॉफिट कितना कमाया है 20%, तो इसमें जो है एक तो स्टॉक में
आपका लेस होगा, कैश में प्लस होगा, और जो प्रॉफिट है कैपिटल में वो क्या होगा, प्लस होगा। इतना तो सबको आगे होगा कि गुड्स हमने बेची हैं तो स्टॉक माइनस होगा। अब गुड्स कितने की बेची हैं, उनका कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000। कितना प्रॉफिट उसके ऊपर कमाया हमने, 20%। तो 10,000 का 20% कितना होता है बच्चे, 2,000। यानी कि कॉस्ट प्राइस 10,000 है, प्रॉफिट 2,000 कमाया, तो सेलिंग प्राइस कितना बना दिया आपने, 12,000। तो जब आप स्टॉक में से लेस करोगे तो हमेशा क्या लेस करते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि गुड्स तो आपने 10,000 की बिजनेस में से निकाल दी। अब कितने में निकाल लिया आपने, 12,000 में। कैश में है तो कैश आपके बिजनेस में कितना आएगा, 12,000। जो 2,000 का प्रॉफिट है वो किस में ऐड करोगे आप, कैपिटल। ओके, और सिमिलरली यही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो यही है, फोर्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट। मतलब क्रेडिट के ऊपर आपने गुड्स बेची हैं, कितने की बेची हैं, 15,000 की। ठीक है, तो अब कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया, 15,000 की गुड्स आपने बेची हैं, प्रॉफिट 20% कमाया है, तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,000 का 20% निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 3,000। तो सेलिंग प्राइस आपने कितना बना दिया, 18,000। अब गुड्स क्रेडिट के ऊपर बेची हैं तो स्टॉक तो 15,000 लेस होगा ही होगा। अब आपको पता है कि जो अगर आप सोल्ड कर रहे हो क्रेडिट के ऊपर तो एसेट साइड क्या ओपन हो जाते हैं, डेटर्स। तो डेटर्स कितने से बढ़ेंगे, 15,000 या 18,000 से, 18,000 से। क्यों, आपने गुड्स तो अपने बिजनेस में से 15,000 की निकाली, पर डेटर को उधार में कितने में बेची, 18,000 में। तो डेटर्स लेटर ऑन आपको 18,000 पे देंगे, और प्रॉफिट कैपिटल में कितना प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास, 3,000। पहले प्रॉफिट जो है वो 2,000 था और अब प्रॉफिट कितना है, 3,000। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आएगा। I hope it is clear to now. So it is clear to all of you now. Okay. So इसमें बच्चे एक और आता है ट्रीटमेंट। ये तो हो गया। नेक्स्ट इसमें जो टिपिकल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ज़्यादा से होती हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, outstanding expenses are those expenses which have been incurred but not paid during the current accounting period। due but not paid, कि कोई खर्चा आपका ड्यू हो चुका है पर अभी तक आपने पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग, मतलब अभी तक आपने पे नहीं किया। तो कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया होगा, इसका ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, खर्चा है, सूनर और लेटर तो आप पे करोगे ही, एक तो कैपिटल में से माइनस करोगे, ठीक है, और एक लाइबिलिटी साइड आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कोई भी है उसका कॉलम ओपन करके उसमें क्या कर दोगे, प्लस। यानी कि आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो ना, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो इस कैपिटल में आप माइनस कर दोगे क्योंकि खर्चा है, और आप लाइबिलिटी साइड इसका एक नया कॉलम बनाओगे। जैसे आप क्रेडिटर्स का ओपन करते हो ऐसे ही आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम ओपन करोगे और उसमें जो है ये खर्चा आप शो कर दोगे। ओके, सिमिलरली बच्चे सेकंड आपका आता है ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, दैट इज दे आर नॉट येट ड्यू बट पेड। नॉट ड्यू मतलब ड्यू ही नहीं हुए थे बट आपने पे कर दिए एडवांस में ही, कोई खर्चा एडवांस में ही पे कर दिया। पे कर दिया तो एक तो एसेट साइड कैश में से माइनस होगा ही होगा, ठीक है। अब ये खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया तो सूनर और लेटर ये करंट अकाउंटिंग ईयर को बिलोंग नहीं करता है, तो आप एक एसेट साइड इसका एक अलग कॉलम खोलोगे जिसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब सपोज करो आपने कोई रेंट था, ठीक है,
इस साल का तो आपने पे करना ही करना था, नेक्स्ट ईयर का भी एडवांस में पे कर दिया, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप वो बिल्डिंग वेकेंट कर दो तो वो रेंट आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो जो भी खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया दैट इज़ योर एसेट, तो कैश में माइनस होगा। और एसेट साइड आप प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि यहाँ आप प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक अलग कॉलम खोल दोगे और उसमें क्या कर दोगे, ऐड। थोड़े से टिपिकल है, इसको आप 2 बार ही इस वीडियो को देखना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, सो नेक्स्ट जो है द थर्ड वन इज, ये 2 आ गए। थर्ड वन इज आपके पास है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है, इज द इनकम विच हैज़ बीन अर्न बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर। ये आपकी अर्न तो हो चुकी है बट अभी तक आपने इसको रिसीव नहीं किया, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे आउटस्टैंडिंग खर्चा होता है ऐसे आउटस्टैंडिंग इनकम, पर उसको आप बोलोगे एक्रूड इनकम। अब इनकम है, कभी ना कभी तो आपको मिलेगी, तो कैपिटल में ऐड कर दोगे। और एसेट साइड इसका एक सेपरेट कॉलम ओपन करोगे एक्रूड इनकम का, उसमें भी क्या कर दोगे, ऐड, क्योंकि दिस इज द अमाउंट स्टिल टू बी रिसीव। द फोर्थ वन इज अर्न अनअर्न्ड इनकम, और यू कैन से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड, आपने रिसीव्ड कर ली हुई है बट वो इस अकाउंटिंग ईयर को नहीं बिलोंग करती, बट अभी तक वो आपने अर्न नहीं की, ठीक है। ये थोड़े से टिपिकल पॉइंट है, जैसे जैसे आप और चैप्टर्स करोगे तो ये 4 पॉइंट्स जो है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अर्नड जो है वो आपको समझ आ जाएगा। तो अब अर्नड इनकम है, इनकम आपने एडवांस में रिसीव कर ली रिसीव तो कर ही लिया बच्चे, कैश में तो ऐड होगा ही होगा, ओके। पर अभी आपने अर्न नहीं करी, आपने रिसीव करके रखी हुई है जो इस अकाउंटिंग ईयर को बिलोंग ही नहीं करती है तो आप एक लायबिलिटी साइड एक अलग कॉलम खोलोगे अनअर्न्ड इनकम का या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का, तो उसमें आप प्लस कर दोगे, ठीक है जी। तो ये 4 पॉइंट्स का मैं पेज, आई विल शेयर द पेज विद यू, read that page twice, thrice, then you will able to understand this concept fully, okay। So बच्चे, most of the chapter is complete, so in next video I will discuss some more typical points and the leftover portion of this chapter, okay। So try to understand the concepts, watch the video twice and thrice, only then you will be able to understand the theory, okay। Thank you.